हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारी वीडियोस मैं पहले भी आपको जो है चैनल के माध्यम से दे चुका हूं और काफ़ी वीडियो जो है मैं नहीं बना पाया था, किसी वजह से काफ़ी लंबे समय का हमारा जो है गैप हो गया है। लेकिन फिर भी अभी जैसा कि पॉलिटिकल ऑनर्स वाले बच्चों के एग्ज़ाम 8 तारीख को और 10 तारीख को हैं, तो उनको लेकर के हमने जो है ये वीडियो बनाई है। और जो पॉलिटिकल ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को जो भी टॉपिक हैं आपके, वो या तो डेली एक वीडियो या एक से लेकर 2 वीडियो जो है आपको प्रोवाइड होंगी, ताकि 3 से 4 दिन के अंदर हम आपकी दोनों बुकें जो है वो कंप्लीट कर लें, जो कि एक पॉलिटिकल थ्योरी है और दूसरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, तो हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का महत्व। तो चलिए आइए इसी टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला टॉपिक और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि लगातार आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगी और उन 1 से 2 वीडियो जो भी डेली आएंगी, हर वीडियो में एक नया टॉपिक होगा और नए टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चैनल से बने रहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनों का ना होना, यानी किसी रुकावट का ना होना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। यही क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ कहलाता है। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है आज़ादी। स्वतंत्रता को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मनपसंद कार्य करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की, उसे फैलाने की स्वतंत्रता इत्यादि। स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता है, किसी भी प्रकार की रुकावट की कमी होती है, जहां कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्रता को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे खुली हवा में उड़ने के लिए पिंजरे में बंद पक्षी की इच्छा होती है, तो वो जानता है स्वतंत्रता का मतलब। कैदी की खुद को जेल से मुक्त करने की स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा होती है। एक लंबे समय से बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की घर जाने की इच्छा। तो स्वतंत्रता का मतलब किसी भी रूप में, शब्द में, क्रिया, जीवन में गैर हस्तक्षेप भी है, जहाँ पे कोई दखलंदाजी ना हो, उसका मतलब भी दोस्तों स्वतंत्रता कहलाता है। तो आते हैं, स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन पर जगह गौर फरमाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को तब तक अपनी इच्छा अनुकूल कार्य करने की पूर्ण आज़ादी है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार काम करने की तब तक पूरी आज़ादी है जब तक कि यदि दूसरे की समान स्वतंत्रता में वह बाधा नहीं पड़ती है। मतलब एक व्यक्ति अपने काम को जैसे मर्जी करे, ठीक है, लेकिन उसे जब तक वो स्वतंत्रता मिली है, जब तक उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे के कार्य में बाधा रुकावट नहीं आ रही हो। जबकि लॉस्की के शब्दों में देखें इसका अर्थ, तो स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना करना है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। यह अवस्था उसी समय स्थापित हो सकती है जब स्वतंत्रता पर कुछ बंधन लगा दिए जाएं। डी रफेल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है अवरोधों का अभाव, रुकावटों की कमी। व्यक्ति उस सीमा तक स्वतंत्र है जहां तक कि उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाए जाते हैं, जहां उसको कोई रुकावट न डाली जाए, तब तक व्यक्ति स्वतंत्र है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्य को करने अथवा उन वस्तुओं का उपयोग करने की सकारात्मक सही शक्तियां हैं जो उपयोग करने योग्य हैं। यानी व्यक्ति जिस काम को करता है, ठीक है, और स्वतंत्रता उन कार्य को करने की शक्ति है जिससे व्यक्ति उन कार्य को करता है जो उपयोग करने लायक है, तथा जिनको हम दूसरों के साथ करते या उपयोग करते हैं। गेटल के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक सही शक्ति से है जिससे उन बातों को, कामों को करके आनंद प्राप्ति होती है जो कि करने योग्य है। आगे आते हैं, स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा से उसके लक्षणों का ज्ञान मिलता है। इन लक्षणों में मुख्य निम्नलिखित हैं।
स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं है कि बंधनों की कमी है, यह उचित सही बंधनों का अस्तित्व है जहाँ पे लोगों को सही चीज़ों के लिए रोका टोका जाता है। यानी बंधन हो लेकिन कानून के दायरे में ही व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करे, उसको महसूस करे। जहाँ कानून होते हैं स्वतंत्रता भी वही होती है, ताकि व्यक्ति अपनी मनमानी ना कर सके, अपनी मनमर्जी ना कर सके। स्वतंत्रता मात्र कानून का अस्तित्व नहीं है, यह उस वातावरण की स्थापना है जिसके माध्यम से लोगों को विकास की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास की सूचक है। स्वतंत्रता अपने ढंग से अपने हित अपने अधिकारों की प्राप्ति है, और स्वतंत्रता उन कार्यों को करना है जो करने योग्य है, जो व्यक्ति के लिए सही है। और स्वतंत्रता दासता गुलामी से, कैद से तथा बंधनों से मुक्ति है, क्योंकि लोग बिल्कुल फ्री तरीके से जी सकते हैं जिंदगी को। आगे आते हैं स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता व्यक्ति, राज्य तथा समाज के लिए अति आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता वह अपने व्यक्तिगत जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। जो राज्य स्वतंत्र नहीं है वह वास्तव में राज्य ही नहीं है। सामाजिक परतंत्रता यानी कि गुलामी, इसका मतलब होता है दोस्तों गुलामी। सामाजिक परतंत्रता यानी सामाजिक गुलामी दासता का प्रतीक होती है। जहाँ पे सामाजिक गुलामी होती है वहाँ लोग हमेशा दास बनकर रह जाते हैं। स्वतंत्रता का महत्व संक्षेप में निम्नलिखित है। पहला, स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का साधन होती है, इसी से व्यक्ति का विकास संभव है। स्वतंत्रता व्यक्ति की प्रगति का संकेत है। मानव व्यक्तित्व जीवन की स्वतंत्रता के माध्यम से ही सफल होता है। मानव का जीवन तभी सफल है जब उसे क्या मिले, उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, स्वतंत्रता हमारी हित की पूर्ति का आश्वासन है जो हमें अधिकार दिलाता है। हम स्वतंत्रता रूपी साधन से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति सोच है, एक सही सोच है, और स्वतंत्रता के आधार पर ही सामाजिक जीवन का अस्तित्व संभव है, व्यक्ति का विकास संभव है। अब आते हैं स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों पर, और ये जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला जो पॉइंट है प्रकारों में वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस अवस्था में मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था तथा मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता था। हॉब्स, लॉक, रूसो ने इस प्रकार की स्वतंत्रता पर प्रकाश अपने लेखों में डाला है, बात रखी है। हॉब्स का कथन कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी तथा प्राकृतिक स्वतंत्रता का भोग अपनी इच्छा अनुसार करता था। प्राकृतिक अवस्था जब थी, जब इंसान पहली बार प्रकृति में प्रवेश किया तो उस स्टार्टिंग में वो स्वार्थी था। ठीक है, अपने फायदे के लिए उसने प्रकृति की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया या चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया, और प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपयोग अपनी इच्छा से वो करता था, कोई रोक टोक नहीं थी। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंसी प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, जो जितना शक्तिशाली होगा उसी की चलेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो सरकार द्वारा निश्चित कानूनों के अनुसार नागरिकों को दी जाती है। इस अधिकार से नागरिक का पूर्ण विकास होता है। जीवन, संपत्ति, भाषण देने, विचार प्रकाशित कराने, संघ अथवा संस्थाएं समूह बनाने, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के अधिकार नागरिक स्वतंत्रता में सम्मिलित शामिल होते हैं। इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग नागरिक निश्चित सीमा में यानी कानून के दायरे में ही कर सकता है। यदि कोई नागरिक निश्चित सीमा यानी कि कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। इसमें निर्णय लेने, फैसला लेने, भाग लेने का अधिकार, फैसलों में अपने प्रतिनिधि नेताओं को चुनने का अधिकार, मत देने, वोट देने का अधिकार, विधानमंडल, विधायिका और अन्य सार्वजनिक निकायों जो भी संस्थाएं हैं उनके चुने जाने का अधिकार, राजनीतिक दलों को संगठित एक करने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार शामिल है। ये सभी अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता में शामिल किए जाते हैं, जहां व्यक्ति वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। आगे आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका, अपना रोजगार उचित ढंग से कमाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार को किसी भी कार्य को करने के लिए किसी को भी बाध्य मजबूर नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसमें काम का अधिकार, संपत्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता शामिल है, और ये सभी जो अधिकार व्यक्ति को मिले हैं ये बिना किसी भेदभाव के मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक राष्ट्र आंतरिक व बाहरी रूप से स्वतंत्र है, अर्थात जिस राष्ट्र में शांति व्यवस्था होती है वह किसी बलशाली साम्राज्य, किसी भी बहुत ही बड़े जो देश हो, ठीक है, साम्राज्य हो, देश हो, उसके दबाव में आकर अपनी विदेश नीति नहीं बनाता। वह खुद की विदेश नीति का अनुसरण करता है, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र है। वही राष्ट्र स्वतंत्र कहलाता है।
स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय, खुद के फैसले लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि पहले भारत जो था वो ब्रिटिशों का उपनिवेश रहा है, हम उनके गुलाम रहे हैं, तो पहले उनकी विदेश नीति यहाँ पर चलती थी, लेकिन अब भारत क्या है, स्वतंत्र हो चुका है, तो भारत की खुद की विदेश नीति है और उसी का हम अनुसरण करते हैं और अपने खुद के फैसले यानी आत्मनिर्णय का अधिकार हमें है, हम खुद के फैसले ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू। ज़्यादातर जो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को लेकर पूछता है। प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब चलते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू क्या है कि नेगेटिव चीजें कैसी इसको लेकर बनाई जाती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति यानी बाहरी रुकावटों का ना होना। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में जॉन लॉक, एडमिट और हर्बर्ट स्पेंसर शामिल हैं। उनका विचार था कि राज्य की गतिविधि के क्षेत्र को संभव सीमाओं तक सीमित किया जाना चाहिए। राज्य की जितनी भी गतिविधि शक्तियां हैं उसको जितना हो सके लिमिटेड कर दो। जॉन लॉक के अनुसार जीवन, ठीक है, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। विधानमंडल यानी कि विधायिका या कार्यपालिका को इन अधिकारों पर प्रतिबंध, रोक लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो लोगों के जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार छीन सकें। एडम स्मिथ के अनुसार सरकार को व्यवसाय काम, वित्त, पैसा या लोगों की आर्थिक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर भी इसी विचार को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि जब अधिक कानून होते हैं तो व्यक्तियों को कम स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। विचार, भाषण, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता कभी भी प्रतिबंधित, कभी भी रोकनी नहीं चाहिए, लिमिटेड नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बोल सके, व्यक्ति जो चाहे भाषण दे सके, व्यक्ति जो चाहे धर्म को अपना सके और व्यक्ति कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य, अच्छा या बुरा करके संपत्ति को प्राप्त कर सके, तो उस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये मानते हैं नकारात्मक वाले लोग, जबकि ये अधिकार सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उसे भाषण के लिए बोलेंगे तो अपने भाषणों में दूसरे का अपमान करेगा, अगर धर्म की देंगे तो अपने धर्म को आगे बढ़ाएगा, दूसरे के धर्मों को नुकसान करेगा। तो कोई भी अधिकार जो है वो कानूनों के दायरे में होता है, बिना कानूनों के दायरे में अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, आगे आते हैं। मताधिकार सार्वभौमिक होना चाहिए, यानी वोट का अधिकार सार्वभौमिक सभी को मिलना चाहिए, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अब सभी को कैसे मिल जाएगा? सरकार ने वोट डालने के लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं कि पहला तो यह कि भाई भारत का नागरिक हो जो वोट डालेगा, 18 वर्ष की आयु हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो। लेकिन मताधिकार सभी को मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष का होना ज़रूरी है, मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है और भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ये थोड़ा ना कि हर किसी को हम जैसे मर्जी वोट का अधिकार दे देंगे, ऐसे नहीं मिलता। ठीक है, अगला, राज्य की गतिविधि का क्षेत्र बहुत सीमित होना चाहिए, यानी राज्य के पास बहुत ही कम शक्तियाँ होनी चाहिए। ठीक है, आगे, स्वतंत्रता एक नकारात्मक चीज़ है, अवरोधों की अनुपस्थिति, यहाँ कोई रुकावटें ना हो। ठीक है, रुकावटों की अनुपस्थिति हो वहाँ पर। आगे आते हैं, एक व्यक्ति जानता है कि उसकी रुचि क्या है। अपने व्यक्तित्व जीवन के विकास के लिए उसे कुछ स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होती है। उसमें अपना एक निजी क्षेत्र है, उसकी पर्सनल जिंदगी भी है जो समाज से बिल्कुल अलग है, तो व्यक्ति को जो अधिकार मिले वो उसके निजी क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व जीवन के मामलों के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और समाज या राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि वो व्यक्ति जैसे मर्जी विकास करे तो राज्य को उसमें दखल देनी नहीं चाहिए, जो कि गलत धारणा है। आगे आते हैं, व्यक्तिगत हित और समाज हित के बीच कोई संघर्ष नहीं है, यानी व्यक्ति के बीच और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं है और अपने स्वयं के हितों की सेवा करके एक व्यक्ति भी सामाजिक हित में कार्य करता है। अपने हितों को व्यक्ति पहले अपने अधिकारों को पूरा करेगा, बाद में वो समाज से जुड़ेगा। किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मामलों में स्वतंत्र छोड़ने से व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होगा। व्यक्तिगत विकास सामाजिक विकास के अनुरूप अनुसार है। राज्य के कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। राज्य के जितने भी कानून है, मैंने बताया था कि राज्य, ये नकारात्मक वाले कहते हैं कि राज्य की सीमाओं को जितना हो सके, राज्य के कानूनों को, राज्य की शक्तियों को सीमित कर देना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सके। लेकिन यह केवल समग्र सही सामाजिक कल्याण के लिए इसे नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जगह स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलुओं पर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान स्वतंत्रता की एक सकारात्मक अवधारणा सोच विकसित हुई। हम इसे रूसो, कांट, टी.एच. ग्रीन और लॉस्की के लेखन में पा सकते हैं।
लॉस्की ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक सकारात्मक सही स्थितियों का उल्लेख किया है। वह इस प्रकार है: विशेष अधिकार की उपस्थिति में जहाँ पर व्यक्तियों को कुछ खास अधिकार मिले हों, जबकि समाज में दो तरह के तबका है, अमीर है और निर्धन गरीब है, और अमीरों को विशेष अधिकार दिए गए हों और जबकि गरीबों को नहीं दिए गए हों, तो उसमें स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, यानी विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए किसी को भी। लॉस्की कहते हैं कि जो सभी की भलाई की इच्छा रखते हैं वे विशेष अधिकारों का उन्मूलन यानी उसको समाप्त करना चाहते हैं। उन्मूलन का मतलब है समापन, समाप्त करना। तो जो चाहते हैं समाज में सभी की भलाई हो तो वो विशेष अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं। अधिकारों की उपस्थिति में ही स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। अधिकार सबको मिले, बराबरी रूप से मिले, बिना किसी भेदभाव के मिले, तभी स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है। समान अधिकार बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है कि राज्य सबको एक समान अधिकार दे। सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। केवल एक जिम्मेदार सरकार अधिकारों और कर्तव्य और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक सही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है, लोगों को अधिकार उपलब्ध करवा सकती है या सुविधाएं दे सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। स्वतंत्रता प्रतिबंध की अनुपस्थिति नहीं है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि प्रतिबंध अनुपस्थित हो ही ना बिल्कुल भी, बल्कि यह उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिनके बिना इसे महसूस नहीं किया जा सकता। यानी कि सभी चीज़ें सामाजिक हो गई, ठीक है, आर्थिक हो गई और राजनीतिक परिस्थितियां मिलनी आवश्यक हैं, तभी स्वतंत्रता का सही उपयोग किया जा सकता है। स्वतंत्रता का उद्देश्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का विकास करना है, उचित सही अवसर देना है। सामाजिक परिस्थितियों के बिना स्वतंत्रता को महसूस नहीं किया जा सकता। जबकि व्यक्ति को अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे, सामाजिक परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, समाज में वो रहने लायक नहीं बन सकेगा, तब तक स्वतंत्रता को महसूस नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और यह न्याय, नैतिकता और समानता से संबंधित है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक कल्याण के अनुरूप होनी चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्रता इतनी मिलनी चाहिए जिससे कि सामाजिक कल्याण में वो साथ साथ चल सके। स्वतंत्रता मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है। केवल एक कल्याणकारी राज्य, एक अच्छे राज्य में ही सकारात्मक सही स्वतंत्रता मौजूद हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा के उपाय क्या हैं? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा के उपाय क्या है। आपको स्वतंत्रता के अधिकार तो दे रखे हैं, लेकिन यदि आपसे वो अधिकार छीना जाता है तो उसकी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हो? तो पहला है सरकार का लोकतांत्रिक रूप। सरकार का आदेश और ज़बरदस्ती रवैया तानाशाही की विशेषता है। दूसरी ओर लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को अपने चुने हुए प्रतिनिधि नेताओं के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। तो जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ पे हमेशा अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता की भी सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे सरकार आदेश करेगी, ज़बरदस्ती करेगी, वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे तानाशाही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमेशा क्या होता है? लोकतंत्र होता है, उन देशों में हमेशा लोगों को प्रतिनिधियों का चयन करने का क्या होता है? अधिकार होता है, और लोग प्रतिनिधियों, नेताओं के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। आगे एक लिखित संविधान द्वारा संरक्षित यानी सुरक्षित सुरक्षा उपाय दिए गए। संविधान का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। अमेरिकी और भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कई अधिकारों की गारंटी दी गई है। कुछ संविधान न केवल अधिकारों को निर्धारित तय करते हैं बल्कि उन्हें लागू करने के लिए साधन भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो संविधान है हमारा, उसमें लिखित रूप में हमें अधिकार मिले हुए हैं जो कि हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो संविधान के द्वारा भी स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सकती है। आगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि बंटवारा। सरकार की शक्तियों को सीमाओं के अधीन किया जाना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का एक तरीका सरकार के अलग अलग निकायों या अंगों के बीच विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक यानी कि न्यायपालिका, ये तीन अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, शक्तियों को विभाजित करना है। यानी सरकार ने क्या करा है? इन तीन अंगों के बीच अपनी शक्तियों को क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है, ताकि कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना कर सके और तीनों स्वतंत्र रूप से अपने काम को कर सकें। इससे शक्तियों का पृथक्करण के रूप में माना जाता है और इससे भी अधिकारों की रक्षा होती है। आगे आते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है और न्यायपालिका का फैसला सर्वोपरि है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। यदि हम अपने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं
तो न्याय प्रक्रियाओं को शीघ्र, जल्दी और सस्ती करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को जल्दी और सस्ते आसानी से न्याय मिल सके। क्योंकि आपने देखा है लोगों को अदालतों के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं और वकीलों को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, तब जाके वो न्याय मिल पाता है। लेकिन अगर हम इस प्रणाली को थोड़ा मतलब जल्दी में कर दें और थोड़ा सस्ता कर दें तो लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक है। आगे आते हैं। कानून का नियम। कानून का नियम मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अगर कानून का नियम है तो मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति होगी, यानी कोई अपना मनमाना तरीका नहीं अपना सकता, कोई अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। इसका मतलब है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह शासक हो या कोई भी, दोनों ही कानून के अधीन हो और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र मास मीडिया। सरकार का मास मीडिया यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और जितने भी सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो लोगों को जागरूक करती हैं, उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। संचार माध्यमों की स्वतंत्रता जनसाधारण, आम जनता की स्वतंत्रता को मजबूत करती है, लोगों को जागरूक करती है। तो स्वतंत्र मीडिया हमेशा होना चाहिए ताकि लोग समय समय पर जागरूक होते रहें। फिर आगे है विपक्ष की भूमिका। विपक्ष सरकार को अपने पैर की उंगलियों पर रखता है। आलोचना करना विपक्ष का उतना ही कर्तव्य है, ठीक है। कोई भी सरकार विपक्ष के दृष्टिकोण को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकती। आपने देखा है जैसे कि अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है पक्ष में, और विपक्ष में कांग्रेस वगैरह जो अन्य पार्टियां हैं वो विपक्ष में हैं। तो विपक्ष क्या करता है, पक्ष की कमियों को जनता के सामने रखता है, ठीक है। और पक्ष जो है, सत्ता पक्ष की जो भी पार्टी है, वो विपक्ष की पार्टी को कभी भी अनदेखा नहीं कर सकती है। पार्टियां लोगों और सरकार के बीच एक कड़ी प्रदान करती हैं जो कि अधिकारों को हमें जागरूक करती है अधिकारों के प्रति। आगे समतावाद यानी कि समानता। यह सुझाव देता है कि सभी लोग समान हैं। इस प्रकार एक जाति, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी को अपनी प्रतिभा विकसित करने के समान अवसर होने चाहिए। तो ये वाला टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। टॉपिक का मतलब कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे पॉइंट, वो अभी खत्म हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को प्रकट कीजिए अथवा आधुनिक बुर्जुआ। बुर्जुआ का मतलब होता है अभिजात वर्ग, ठीक है। जो कुछ अमीर लोग वगैरह जो होते हैं ना, या उनके अभिजात वर्ग से जुड़ी वस्तुएं, या जहां भी अभिजात होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनको बुर्जुआ बोलते हैं। आधुनिक बुर्जुआ राज्यों में स्वतंत्रता के साम्यवादी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। कि आज आधुनिक जो बुर्जुआ राज्य हैं जहाँ पर बड़े बड़े अभिजात लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता के साम्यवादी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए कि स्वतंत्रता वहाँ किस प्रकार से होती है। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। मार्क्सवादियों का मत कहना है कि वह समाज जो पूंजीपतियों, अमीरों व मजदूर वर्ग अथवा शोषण जो करता है और शोषित हो रहा है उस वर्ग में विभाजित है। यानी अमीर में और किसमें, मजदूर में, दो वर्ग में समाज बटा हुआ है, ठीक है। या फिर जो शोषण कर रहा है और या फिर जिसका शोषण हो रहा है, इन दो वर्गों में समाज बटा हुआ है। जनसाधारण, आम जनता इस स्वतंत्रता का भोग नहीं करते, वो इसका यूज नहीं करती। यहाँ उत्पादन के साधनों पर जितनी भी संपत्ति है उस पर स्वामित्व अधिकार मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में होता है, जो थोड़ी संख्या में, यानी कि अमीरों के हाथों में, ठीक है। क्योंकि अमीरों की संख्या कम है लेकिन ज़्यादातर संपत्ति के मालिक वही है, मुट्ठी भर व्यक्ति हैं, और ज़्यादातर उत्पादन के साधनों पर उन्हीं का अधिकार है। उनके शब्दों में पूंजीवाद के उदय से श्रमजीवी जो मजदूर है वो निरंतर लगातार बेड़ियों में जकड़ा रहा है। जैसे जैसे पूंजीवाद का दायरा बढ़ रहा है, श्रमजीवी जो मजदूर है वो लगातार बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है। उन्होंने वर्गों में विभाजित समाज को स्वतंत्र समाज कहा। जहाँ पे समाज वर्गों में बटा हुआ होता है, अलग अलग वर्गों में, वही समाज सही है। उन्होंने सुझाव दिया कि आर्थिक विषमताओं की समाप्ति होनी चाहिए, आर्थिक अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अमीर का ज़्यादा गरीब का। उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार बराबर से होना चाहिए, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में हो। कुछ व्यक्ति शासन के संचालक बन जाते हैं, शासन को खुद चलाते हैं, ठीक है, खुद ही सरकार बनाते हैं, खुद ही नेता बन जाते हैं तथा अनैतिक गलत कार्य करते हैं। इसीलिए आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि वातावरण को माननीय या मानवीय बनाया जाए, लोगों के हित में बनाया जाए, यानी कि कुछ ही लोगों का उससे फायदा हो रहा है बल्कि सभी का उससे फायदा हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। जहां उदारवादियों ने
स्वतंत्रता के राजनीतिक पक्ष को लिया है, वहाँ मार्क्सवादियों ने आर्थिक पक्ष पे अधिक बल डाला है, आर्थिक पहलुओं पे। उनका कहना है मार्क्सवादियों का कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, जहाँ पे आर्थिक आज़ादी नहीं होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, एक भूखा व्यक्ति ना तो मत वोट को खा सकता है और ना ही पी सकता है। अगर एक गरीब व्यक्ति की बात की जाए दोस्तों, तो मार्क्सवादी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति के लिए वोट के अधिकार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोटी का अधिकार है, क्योंकि अगर उसे भूख लगी है तो वो रोटी को महत्व देगा, ना कि वोट को। ठीक है, तो समाज में एक ऐसी समानता आनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक समानता आनी चाहिए, ताकि अगर आर्थिक समानता रहेगी तो वो व्यक्ति सरकार के कार्य में भाग ले सकता है, क्योंकि भूखा व्यक्ति सरकार के कार्य में भाग नहीं लेगा, वो पहले अपनी रोटी के लिए जो है कोशिशें करेगा। ठीक है, अपने परिवार का पेट पालेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, वरना जहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता एकदम व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी व्यक्ति को समाज का अंग मानते हैं। उनका कथन कहना है कि मनुष्य को स्वतंत्रता समाज में ही मिलती है, जो समानता पर आधारित है। स्वतंत्रता के ऊपर बंधनों का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता पर बंधन कुछ होने चाहिए जो समाज द्वारा लगाए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति इससे क्या है, अपनी मनमानी नहीं करेगा। मार्क्स व एंजिल के शब्दों में केवल समाज में ही प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलकर अपने गुणों को प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए केवल समाज में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है। मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जो वर्ग रहित है, यानी कि जहाँ पे कोई वर्ग, एक वर्ग दूसरे का शोषण नहीं करता। जो राज्य रहित है, जहाँ पे एक बड़ा राज्य छोटे राज्य का शोषण नहीं करता। इसमें उत्पादन के साधनों पर सबका नियंत्रण होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार की प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं होगी, सबको विकास करने के समान अवसर मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ पे राज्य में पूंजीवाद होता है वहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, तो अमीर दूसरे अमीर से आगे बढ़ने के लिए गरीबों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास के समान अवसर सभी को बराबर रूप से मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादियों द्वारा स्वतंत्रता की अवधारणा को साम्यवादी देशों ने उदारता अच्छे तरीके से अपनाया है। वहाँ केवल साम्यवादी देशों में नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं दी गई, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति निजी क्षमता से, अपनी योग्यता से काम करता है तथा आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन प्राप्त होता है उसकी योग्यता के आधार पर। यहाँ ना कोई खास है, ना कोई निम्न है, कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी आर्थिक चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिल द्वारा, मिल मतलब जेएस मिल, ये पूरा नाम है इनका, जेएस मिल। जेएस मिल द्वारा स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। उनके द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। जेएस मिल के चिंतन में स्वतंत्रता से अधिक कोई भी अन्य तत्व महत्वपूर्ण नहीं है। वो स्वतंत्रता को बहुत अत्यधिक महत्व देते हैं और उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं बताते। उससे बड़ी नैतिकता नहीं है। व्यक्ति के पास उससे बड़ा कोई शस्त्र हथियार नहीं है। स्वतंत्रता व्यक्ति का पोषण करती है, उसके अस्तित्व को बनाए रखती है और उसका अभिमान है। मिल जो है, जेएस मिल, व्यक्ति को सरकार का विरोध राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने, अगर राज्य व्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, अगर रूढ़ियाँ प्रथाओं का दबाव के विरुद्ध हैं, अगर लोगों पे ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाई जा रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, कोई प्रथा मानने को मजबूर किया जा रहा है, तब सरकार का विरोध करने और आवाज़ उठाने का अधिकार वो लोगों को देता है जेएस मिल। स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए मिल कहता है, स्वतंत्रता व्यक्ति द्वारा अपने ढंग से अपने हित, अपने अधिकारों की प्राप्ति की कामना है। जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना काम कर सके वही स्वतंत्रता कहलाता है। आगे मिल का कहना है कि लोकमत गलत विचारों को जन्म दे सकता है। लोगों का जो वोट है, ठीक है, या लोगों के जो अधिकार है वो गलत विचारों को जन्म दे सकते हैं। अंत में कहता है कि जन साधारण आम जनता द्वारा थोपी गई धारणाओं में, अंधविश्वासों और परंपराओं पर आधारित मान्यताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। अगर जिस भी समाज में अंधविश्वास है या परंपराएं चलती आ रही हैं, तो उन मान्यताओं, पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने का एकमात्र तरीका क्या है कि व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति हो, जहाँ पे व्यक्ति खुलकर अपने विचारों को सामने रख सकें। किसी भी व्यक्ति के विचार गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में विचारों का दमन वांछनीय है। विचारों को दबाना नहीं चाहिए। सही विचारों को दबाना सत्य को दबाना हो जाता है। गलत विचारों को दबाने का अर्थ यह होता है कि हम विचार का दमन कर रहे हैं, विचारों को कुचल रहे हैं, उसको नहीं मानेंगे, जो किसी भी दृष्टि से उचित सही नहीं है। हम किसी विचार को गलत कह सकते हैं, उसकी निंदा, उसकी बुराई कर सकते हैं, उसे अस्वीकार कर सकते हैं, नामंजूर कर सकते हैं, परंतु उसे दबा नहीं सकते। यानी विचारों को सुनना ज़रूरी है, भले ही वो गलत हैं, भले ही वो अच्छे हैं, भले ही वो बुरे हैं। अगर बुरे हैं तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है,
अगर गलत है तो गलती को सुधारा जाएगा, लेकिन कभी भी किसी के विचारों को दबाया नहीं जा सकता। विचारों को दबाने से सत्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य की खोज वाद विवाद तथा तर्क वितर्क बातचीत से ही की जा सकती है। सत्य क्या है, गलत क्या है। हम तर्क वितर्क सोच विचार के आधार पर गलत विचारों को अस्वीकार नामंजूर करते हैं। तर्क शक्ति विचारों का स्पष्टीकरण करती है। सोचने की शक्ति जो है विचारों को सही करती है कि क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है, और उन्हें सुदृढ़ मजबूत भी बनाती है, हमारे विचारों को अच्छा बनाती है, अतः सत्य की ओर ले जाती है। स्वतंत्रता ही सत्य की ओर जाने का एक सही मार्ग रास्ता है। सत्य पर किसी एक का एकाधिकार एक तरफा अधिकार नहीं होता, इसलिए विचारों पर किसी एक व्यक्ति, संगठन, ग्रुप अर्थात सरकार का एक तरफा अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई भी मुसोलिनी जो कि इटली का शासक था और हिटलर जो कि जर्मनी का था, तो वो सत्य का ठेकेदार बनने का दावा नहीं कर सकते। विचारों की स्वतंत्रता का एक गुण होता है कि निरंतर लगातार विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से मनुष्य में नैतिक यानी अच्छे गुणों का विकास होता है और इस प्रकार का बना समाज सभ्य, अच्छा, नैतिक, सही, उदार, बिल्कुल शांत, सुसंस्कृत, बहुत सभ्य, पढ़ा लिखा होता है। स्वतंत्रता विकास के साथ नैतिकता को बढ़ावा प्रोत्साहन देती है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को निखारती है। विचारों की स्वतंत्रता व्यक्ति को बेहतर से बेहतरीन बनाती है। हमारे व्यक्तित्व जीवन का विकास स्वतंत्रता पर आधारित है। स्वतंत्रता हमारी प्रतिभा के प्रदर्शन में उसको बढ़ाने में सहायक है तथा इससे आत्मसंतुष्टि, हमारी खुशी की तृप्ति होती है, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आत्मविश्वास का सीधा संबंध स्वतंत्रता से, हमारा आत्मविश्वास भी जब बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, जबकि हमें क्या मिलेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार मिलेंगे, जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने दिया जाए, ठीक है, लेकिन कानून के दायरे में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंसरशिप क्या है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी प्रकार के विचारों को, धारणाओं को, पुस्तकों को आगे बढ़ने से रोकना। मतलब लोगों तक विचारों का आदान प्रदान ना हो, उन पर रोक लगाना, और सरकार से बिना पूछे जब कोई विचार नहीं आता है, कोई बात नहीं छापी जाती है, तो उसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। प्राचीन काल में बहुत से अखबारों पर, जैसे अभी कुछ ज़्यादा प्राचीन ना जाए तो सरकारें क्या करती हैं, अखबारों वगैरह में प्रतिबंध लगा देती है कि उनसे पूछे बिना कुछ नहीं छापा जाएगा, या लोगों के विचारों पे प्रतिबंध लगा देती है, तो इसे सेंसरशिप का नाम दिया जाता है। तो चलिए आइए पढ़कर इसको समझते हैं कि सेंसरशिप क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा। देखते हैं जरा। सेंसरशिप का अर्थ एक ऐसी नीति से होता है जो विचारों, मतों, बातों, धारणाओं, संवेदनाओं, इमोशंस की सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। मतलब लोगों को किसी भी प्रकार के विचार रखने से, बात रखने से, सोच रखने से और अपने इमोशंस को लोगों के सामने प्रकट करने पर प्रतिबंध लगाते हैं कि लोग किसी प्रकार के से अपनी बात, अपने विचार, अपने इमोशंस ना रख सके समाज में, ठीक है। उसको रोकना ही क्या कहलाता है, सेंसरशिप कहलाता है। इस आधार पर कि यह शासन, सत्ता तथा समाज की बुनियादी व्यवस्था के लिए घातक है। सरकार ये समझती है कि इन विचारों से, इन बातों से, इन इमोशन से शासन को या सत्ता, सरकार को या समाज को क्या है, कुछ नुकसान पहुंच सकता है, वो चीज़ें समाज के लिए घातक है, तो उन चीज़ों पर सरकार क्या करती है, रोक लगा देती है, जिन्हें सरकार सुरक्षित कर रही है। विचारों पर यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति से, बोलने से पहले तथा अभिव्यक्ति के बाद, बोलने के बाद भी कभी भी लगाए जा सकते हैं। विचारों पर बोलने से पहले या बोलने के बाद कभी भी प्रतिबंध लगा दी जाते हैं। सेंसरशिप इन नीतियों का पालन करती है कि विचार अक्सर भड़काने का कार्य करते हैं, तो लोगों को विचार रखने ही नहीं चाहिए। यह सामाजिक चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। सेंसरशिप का विचार केवल तानाशाही राज्यों की विशेषता नहीं है कि जहाँ पे कोई बहुत बड़ा शासक है, तानाशाही है, अपने आगे चलने नहीं देता, वही सेंसरशिप लगाता है, बल्कि यह तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र का भी अभिन्न अंग है। सेंसरशिप सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं के द्वारा लगाई जा सकती है, ठीक है। किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा या किसी भी गैर सरकारी एजेंसी के द्वारा भी सेंसरशिप लगाई जा सकती है, जहाँ पे सरकार के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, सरकार से बिना पूछे कुछ छापा नहीं जाता, सरकार की मंजूरी होगी तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। सेंसरशिप को मुख्य 4 प्रकार के समूह में बांटा जा सकता है: राजनीतिक सेंसरशिप, धार्मिक सेंसरशिप, नैतिकता के विरुद्ध सेंसरशिप और बौद्धिक स्वतंत्रता के विरुद्ध सेंसरशिप। तो चलिए आइए इनको जरा समझते हैं। सेंसरशिप के किसी आदेश में धार्मिक, नैतिक अथवा राजनीतिक तत्व भी हो सकते हैं। सेंसरशिप का समर्थन और विरोध करने वाले व्यक्ति अथवा समूह क्लासिकी प्राचीन परंपरा में स्थापित 2 विभिन्न दृष्टिकोण का हवाला देते हैं। सेंसरशिप का समर्थन करने वाले समूह में प्लूटो, अगस्टाइन और मैकियावेली के विचार हैं, जिनका मूल असली मंत्र है जो समाज में बुराई को पहुंचाने की शक्ति रखते हैं।
उनके पास इस बुराई को दूर करने और इसे फैलाने से रोकने की शक्ति भी होनी चाहिए। यानी कि समाज में जो भी लोग बुराई पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनके पास उसको दूर करने के लिए भी और उसे फैलने से रोकने के लिए भी शक्ति भी होनी चाहिए। कि अगर लोग जो लोग सेंसरशिप को लगा रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करने का भी अधिकार उनके पास होने चाहिए, ठीक है, उसको ठीक करने के अधिकार सरकार के पास होने चाहिए। जो इस सेंसरशिप का विरोध करते हैं उसमें अरस्तु, थॉमस, जॉन ड्यूवी के विचारों का हवाला देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तभी स्वतंत्र है यदि उसे समाज में अपनी चीज़ों का खुद चयन करने की शक्ति हो, अर्थात उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाए, वो जो चाहे जिस चीज़ को चुन सके, जिन चीज़ों पर बात करना चाहे कर सके। ठीक है, आगे आते हैं। क्या सेंसरशिप उचित है? सेंसरशिप का संबंध उन विचारों से है जो लिखित अथवा उच्चरित बोलने के रूप में प्रकट होते हैं। जो लिखी जाए बातें, जो बोली जाए बातें, उन पे लगाई जाती है सेंसरशिप, जिन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ है कुछ विशेष विचार, इन्हें प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, बोला नहीं जाना चाहिए, और यह समाज के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सेंसरशिप का संबंध समाज में खतरनाक विचारों को फैलाने से रोकने तथा उन पर नियंत्रण लगाने से होता है। इन विचारों पर नियंत्रण राज्य तथा समाज में सत्ताधारी जो अमीर समूह हैं उनके द्वारा लगा दिया जाता है। यह प्रशासनिक सत्ताएं, जो सत्ता के लोग हैं, वो राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक शक्ति का प्रयोग करके उन सभी विचारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है जो यथास्थिति उस समय तक के लिए खतरनाक माने जाते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े प्रशासनिक सत्ताएं हैं, जो सरकारें हैं, वो राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक शक्ति का प्रयोग करके वो अपनी नई नई नीतियां बनाती है, राजनीतिक रूप से आर्थिक नीतियां बनाती हैं, या अपने विचारों के माध्यम से उन सभी विचारों पे रोक लगाती है जो उस समय या उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल खतरनाक है। सेंसरशिप द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके कई हैं, जैसे किताबों तथा कॉमिक्स के प्रकाशन, उसके छपने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि लोगों में विचार ना आए, फैले ना, लोग उन्हें पढ़े ना। विभिन्न साहित्यकार जो लेखक हैं एवं नाटककार हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको कोई भी बात रखने नहीं दी जाती, ना नाटक करने दिया जाता है। मीडिया एवं संचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, छपने से पहले अनुमति लेते हैं उस समय। रेडियो, टीवी के कार्यक्रम तथा चलचित्रों के पहले छपने से पूर्व अनुमति आदि कर दी जाती है। इस संदर्भ में उदारवादी देशों में, जहाँ पे उदारवादी लोग रहते हैं, ठीक है, जो देश स्वतंत्र हैं, उन देशों में अखबार तथा प्रेस की स्थिति थोड़ी अलग होती है। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता और उन्हें कोई समाचार प्रकाशित करने के लिए पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पे? उदारवादी देशों में, ठीक है। सैद्धांतिक स्तर पे, अगर सही स्तर पे देखें तो सेंसरशिप का विचार उदारवादी, व्यक्तिवादी विचारधारा तथा स्वतंत्रता का विरोध है, परंतु इसके बावजूद सेंसरशिप के 3 आधारों को सही ठहराया गया है। पहला, शासक वर्ग की दृष्टि में स्थापित मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले विचार, यानी जो भी राजा है, राजा की दृष्टि में जो भी पेश किए जाने वाले विचार हैं झूठे अथवा खतरनाक हैं और उन्हें दबाने की आवश्यकता है। मतलब सेंसरशिप जब राजा लगाता है, ठीक है, तो वो ये बात रखता है कि जो विचार सामने पेश किए जा रहे हैं वो सामने झूठे हैं, खतरनाक हैं, और इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और इसी को सेंसरशिप कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक, जहाँ पे बहुत जाति के, बहुत संस्कृति के लोग रह रहे हैं, उस समाज में ऐसे विचार समाज के किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की भावनाओं और संवेदनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं तथा सामाजिक अव्यवस्था, अशांति की समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए उस पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसा कि सलमान रुश्दी तथा तस्लीमा नसरीन की किताबें द सैटनिक वर्सेस और लज्जा, इन किताबों की वजह से सामाजिक व्यवस्था पर खतरा होने लगा, इसलिए उन किताबों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेंसरशिप के दूसरे औचित्य रूप का आधार प्लेटो की पुस्तक जो है रिपब्लिक में मिलता है। यहाँ यह विचार दिया गया है कि जनसाधारण, आम जनता, जिन पर सेंसरशिप लगाई जाती है, समाज के वे लोग होते हैं जिनका दिमाग झूठ, सच तथा सही गलत में अंतर करने में सक्षम नहीं होता। यानी कि अब देखो, हमने ऊपर तो पढ़ ली राजा वाली बात कि राजा ने क्यों लगाई सेंसरशिप, क्योंकि उसे पता है भाई समाज को नुकसान होगा, उसने अपनी बात रख दी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंसरशिप इसलिए लगाई जाती है कि कुछ लोग जो है समाज में, वो अपने विचारों से झूठ वगैरह की बातें जो हैं वो फैलाते हैं, और उनका जो दिमाग है, उन लोगों का दिमाग जो झूठ फैला रहे हैं, वो सही गलत का अंतर नहीं समझ पाता, इसीलिए उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। जबकि ये क्या है, गलत धारणा एक तरीके से देखा जाए तो। आगे, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मन भटक सकता है।
आधुनिक समाज में सिनेमा, मैगजीन, पुस्तकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरे पे आते हैं, ऐसे विचार जो समाज विरोधी गतिविधियों को जन्म देते हैं उन पर कठोर सेंसरशिप की आवश्यकता है। जो समाज के अगेंस्ट में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उन पे सेंसरशिप लगाया जाता है, या तो जैसे अश्लील साहित्य, जो कि अश्लील किताबें वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना। और आज के इंटरनेट तथा SMS MMS के युग में यह समस्या विकराल बड़े रूप में का धारण कर रही है कि बहुत सी चीज़ें क्या है वायरल हो जाती है जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, या जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। तो काफ़ी अश्लील साहित्य वगैरह को जो है वो लोग प्रमोट करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आजकल सोशल मीडिया वगैरह पर भी यही सब चल रहा है, तो इन पे सेंसरशिप लगाया जाना ज़रूरी है, ठीक है। आगे आते हैं, इनमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई शक नहीं है कि समाज में स्वस्थ विचारों का उन्मुक्त सही आदान प्रदान होना चाहिए। समाज में अच्छे विचार फैलने चाहिए। जब राज्य अथवा सामाजिक समूह में सेंसरशिप को लागू करते हैं, जब राज्य अथवा सामाजिक समूह सेंसरशिप को लागू करते हैं तो वह विचारों पर नहीं बल्कि उन विचारों से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसके विचारों को नहीं रोका जाएगा, बल्कि उसके विचारों के बाद जो परिस्थिति पैदा होगी उस पर आने वाले परिणामों पर रोक लगाई जाती है। यह सत्य है कि मनुष्य को दी जाने वाली स्वतंत्रता तथा समाज के प्रति उसके दायित्व कर्तव्य में समन्वय होना चाहिए। इसलिए सेंसरशिप को गलत ना कहकर इसे हम स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए एक आवश्यक शर्त कह सकते हैं कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है सेंसरशिप, बल्कि बिल्कुल ठीक चीज़ है, क्योंकि इससे आने वाली गलत चीज़ों को रोका जा सकता है। मगर किसी भी चीज़ का गलत प्रयोग ना हो, ना ही सेंसरशिप को इतना कठोर बनाया जाए कि व्यक्ति के विचार घुट कर रह जाएं, मतलब व्यक्ति के विचार ना छीने जाएं। सेंसरशिप का गलत प्रयोग ना हो, व्यक्ति के अधिकार उससे छीने ना जाएं, उसको खुलकर अपने विचार रखे जाएं। लेकिन अगर सिर्फ उसके आने वाले जो परिणाम है आपकी, अगर वो गलत बोल रहा है तो सेंसरशिप का प्रयोग किया जाए, अन्यथा ना किया जाए, ठीक है। तथा वह खुद को गुलाम महसूस करने लगे। तो सेंसरशिप को इतना कठोर ना बनाया जाए बिल्कुल कि हर व्यक्ति के विचारों पे सेंसरशिप लगा दो, तो उससे क्या होगा, उसके विचार घुट जाएंगे और वो खुद को क्या करेगा, गुलाम महसूस करने लगेगा। तो उससे क्या है, वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। हर टॉपिक में करीब 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको अभी बता दिया है कि अभी जो हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं ये पॉलिटिकल जो थ्योरी है आपकी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, यानी कि राजनीतिक विज्ञान, अवधारणाएं और मुद्दे वाली जो बुक है उसका है उसकी यूनिट है यूनिट नंबर 1, और टोटल आपकी 5 यूनिट है। तो डेली की अगर हम 2 यूनिट भी करेंगे, ठीक है, 2 यूनिट को भी कवर करेंगे, तो यानी 2 दिन के अंदर या तीसरे दिन में आपकी एक बुक खत्म हो जाएगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। तो चलिए आप अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।